कभी कभी हम सब कुछ पाकर भी खुद ही उसे खो देते हैं। क्या इंसान अपनी ही करनी से अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है? आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की आत्मग्लानि से भरी एक करुण कहानी, अपनी करनी, सिर्फ साहित्य की दुनिया पर। आह अभागा मैं, मेरे कर्मों के फल ने आज यह दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है। और यह सब मैंने अपने हाथों किया। शैतान के सिर इल्जाम क्यों दूं? किस्मत को खरी खोटी क्यों सुनाऊं? होने का क्यों रोऊं? जो कुछ किया मैंने जानते और बूझते हुए किया। अभी 1 साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली था, प्रतिष्ठित था और समृद्धि मेरी चेरी थी। दुनिया की नेमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थीं, लेकिन आज बदनामी और कंगाली और शर्मिंदगी मेरी दुर्दशा पर आंसू बहाती है। मैं ऊंचे खानदान का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, फारसी का मुल्ला, संस्कृत का पंडित, अंग्रेजी का ग्रेजुएट। अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बनूं? लेकिन रूप भी मुझको मिला था, इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे। गरज एक इंसान को खुशी के साथ जिंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीजों की जरूरत हो सकती है, वह सब मुझे हासिल थी। सेहत का यह हाल कि मुझे कभी सरदर्द की भी शिकायत नहीं हुई। फिटन की सैर, दरिया की दिलफरेबियां, पहाड़ के सुंदर दृश्य, उन खुशियों का जिक्र ही तकलीफ देह है। क्या मजे की जिंदगी थी। आह, यहों तक तो अपना दर्दे दिल सुना सकता हूं, लेकिन इसके आगे फिर होंठों पर खामोशी की मुहर लगी हुई है। एक सती साध्वी, प्रतिप्राणा स्त्री और 2 गुलाब के फूल से बच्चे इंसान के लिए जिन खुशियों, आरजुओं, हौसलों और दिल फरेबियों का खजाना हो सकते हैं, वह सब मुझे प्राप्त था। मैं इस योग्य नहीं कि उस पतित्र स्त्री का नाम जबान पर लाऊं। मैं इस योग्य नहीं कि अपने को उन लड़कों का बाप कह सकूं। मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बिहिश्ती नेमतों की कद्र न की। जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी कोई भेद नहीं किया, जो मेरी सारी बुराइयों के बावजूद कभी शिकायत का एक हर्फ जबान पर नहीं लाई, जिसका गुस्सा कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ने पाया। गुस्सा क्या था, कुंवर की बरखा थी। 2-4 हल्की हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया। अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कद्र न की। मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़पाया। मैंने उसके साथ दगा की। आह, जब मैं 2-2 बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे, नित्य नए हीले गढ़ता था। शायद विद्यार्थी जीवन में जब बैंड के मजे से मदरसे जाने की इजाजत न देते थे, उस वक्त भी बुद्धि इतनी प्रखर न थी। और क्या उस क्षमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था? वह भोली थी, मगर ऐसी नादान न थी। मेरी खुमार भरी आंखें और मेरे उथल्ले भाव और मेरे झूठे प्रेम प्रदर्शन का रहस्य क्या उससे छिपा रह सकता था? लेकिन उसकी रग रग में शराफत भरी हुई थी। कोई कमीना ख्याल उसकी जबान पर नहीं आ सकता था। वह उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेहों को खुलेआम दिखलाकर हमारे पवित्र संबंध में खिंचाव या बदमजगी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी। मुझे उसके विचार उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे। उन बदमजगियों के मुकाबले में उसे जलना और रोना ज्यादा पसंद था। शायद वह समझती थी कि मेरा नशा खुद खुद उतर जाएगा। काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ औछापन और अनुदारता भी होती। काश वह अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती। काश वह इतनी सीधी ना होती। काश अब अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल न होती। काश वह इतनी मक्कार न होती। लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था। मेरी मक्कारी हरामकारी थी, उसकी मक्कारी आत्मबलिदानी। एक रोज मैं अपने काम से फुसरत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में पहुंचा और संगमरमर के हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। एकाएक निगाह ऊपर उठी तो मैंने एक औरत का बेले की झाड़ियों में फूल चुनते देखा। उसके कपड़े मैले थे और जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात न थी। उसने मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर फूल चुनने में लग गई, गोया उसने कुछ देखा ही नहीं। उसके इस अंदाज ने, चाहे वह उसकी सरलता ही क्यों न रही हो, मेरी वासना को और भी उद्दीप्त कर दिया। मेरे लिए यह एक नई बात थी कि कोई औरत इस तरह देखे कि जैसे उसने नहीं देखा। मैं उठा और धीरे धीरे, कभी जमीन और कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेले की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा। इस ढिठाई का नतीजा यह हुआ कि वह मालिन की लड़की वहां से तेजी के साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गई। उस दिन से मालूम नहीं वह कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज शाम के वक्त
आनंद वाटिका की तरफ खींच ले जाता। उसे मोहब्बत हरगिज नहीं कह सकते। अगर मुझे उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखों से आंसू भी ना निकले। जोगिया धारण करने की तो चर्चा ही व्यर्थ है। मैं रोज जाता और नए नए रूप धरकर जाता, लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था उसी ने मुझे वाचालता से वंचित भी कर रखा था। मैं रोज जाता और रोज लौट जाता। प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता था। हाँ, इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वह पहली सी झिझक न रही। बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बताना जरूरी है 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतरीन कहानियां ला पाते हैं। तो चलिए कहानी पर आते हैं। आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल बनाने न होते देख मैंने एक नई युक्ति सोची। एक रोज मैं अपने साथ अपने शैतान बुलडॉग टॉमी को भी लेता गया। जब शाम हो गई और वह मेरे धैर्य का नाश करने वाली फूलों से आंचल भरकर अपने घर की ओर चली तो मैंने अपने बुलडॉग को धीरे से इशारा कर दिया। बुलडॉग उसकी तरफ बाज की तरफ झपटा। फूलमती ने एक चीख मारी, 2-4 कदम दौड़ी और जमीन पर गिर पड़ी। अब मैं छड़ी हिलाता, बुलडॉग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाय हाय चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे जोर से 2-3 डंडे लगाए। फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा, सहमी हुई औरत का हाथ पकड़कर बिठा दिया और बहुत लज्जित और दुखी भाव से बोला, यह कितना बड़ा बदमाश है, अब इसे अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हें इसने काट तो नहीं लिया? फूलमती ने चादर से सर को ढांकते हुए कहा, तुम न आ जाते तो वह मुझे नोच डालता। मेरे तो जैसे मन भर में पैर हो गए थे। मेरा कलेजा तो अभी तक धड़क रहा है। यह तीर लक्ष्य पर बैठा। खामोशी की मुहर टूट गई। बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में एक दरार हो जाने की देर थी। फिर तो मन की उमंगों ने खुद ब खुद काम करना शुरू किया। मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए, जैसे जैसे स्वांग रचे, वह रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते हैं। और यह सब क्यों? मोहब्बत से नहीं, सिर्फ जरा देर दिल को खुश करने के लिए, सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रीझकर। यूं मैं बहुत नीच प्रकृति का आदमी नहीं हूं। रूप रंग में फूलमती का इंदु से मुकाबला न था। वह सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटियां बनाई हैं वह सब वहां दिखाई देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की धंसी हुई आंखों और फूले हुए गालों और मोटे मोटे होठों की तरफ अपने दिल का ज्यादा खिंचाव देखा। आना जाना बढ़ा और महीना भर भी गुजरने न पाया कि मैं उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया। मुझे अब घर की सादा जिंदगी में कोई आनंद न आता था, लेकिन दिल ज्यों-ज्यों घर से उचटता जाता था, त्यों-त्यों मैं पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था। मैं उसकी फरमाइशों का इंतजार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी जबान पर ना आती। शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को शिष्टाचार के पर्दे के पीछे छिपाना चाहता था। धीरे धीरे दिल की यह कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी। घर में कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुझसे इतना न होता कि पूछ लूं। सच ये है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए एक डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार टूट न जाए और उसके मन के भाव जबान पर न आ जाए। यहां तक कि मैंने गिरस्ती की जरूरतों की तरफ से भी आंखें बंद कर लीं। अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब फूलमती के लिए था। मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर न गया था, लेकिन आजकल कोई मुझे रात गए एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था। बजाज की दुकान में भी मुझे रुचि हो गई। एक रोज शाम के वक्त रोज की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती सोहलों सिंगार किए, मेरी सुनहरी रुपहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी, बल्कि यूं कहो कि अपनी चुटकियों में मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुस्न में फैल गई थीं और उनमें शोखी और मुस्कुराहट की झलक नजर आती थी। अचानक महाराजा साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार आ पहुंचे। मैं उन्हें देखते ही अगवानी के लिए दौड़ा और आदाब बजा लाया। बेचारी फूलमती महाराजा साहब को पहचानती थी, लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह न मिल सकी। महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारी पर ले चला, जिधर फूलमती छिपी हुई थर थर कांप रही थी। महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले, यह कौन औरत है? सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और
मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दूं, वरना फूलमती न जाने क्या आफत ढा दे। लापरवाही के अंदाज से बोला, इसी बाग के माली की लड़की है, यहां फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धंसी जाती थी। महाराजा साहब ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले, यह माली की लड़की है, मैं इसका क्या जवाब देता। इसी बीच कमबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाग संभालता हाथ में कुदाल लिए हुए दौड़ता हुआ आया और सर को घुटनों से मिलाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराजा ने जरा तेज लहजे में पूछा, ये तेरी लड़की है? माली के होश उड़ गए। कांपता हुआ बोला, हुजूर। महाराज, तेरी तनख्वाह क्या है? दुर्जन, हुजूर 5 रुपए। महाराज, यह लड़की कुंवारी है या ब्याही? दुर्जन, हुजूर अभी कुंवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोरी करता है या डाका मारता है, वरना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीर जादी बनकर रह सके। मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा, वरना मैं तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहां नहीं रख सकता। माली की तो घिघी बंध गई और मेरी यह हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। दुनिया अंधेरी मालूम होती थी। मैं समझ गया कि आज मेरी शामत सर पर सवार है, वह मुझे जड़ से उखाड़कर दम लेगी। महाराजा साहब ने माली को जोर से डांट कर पूछा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फूट फट कर रोने लगा। जब जरा आवाज सुधरी तो बोला, हुजूर, बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूं, अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए। यह सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है, धर्मावतार। इस छोकरी ने मेरी नाक कटा दी, कुल का नाम मिटा दिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। इसको सब तरह से समझा बुझाकर हार गए हुजूर, लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं तो क्या करूं। हुजूर माई बाप हैं, आपसे क्या पर्दा करूं। उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है, और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूं, दीनबंधु सब जानते हैं। महाराजा साहब ने जरा देर गौर करके पूछा, क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है? दुर्जन ने सर झुकाकर कहा, हुजूर। महाराज साहब, वह कौन आदमी है, तुम्हें उसे बतलाना होगा। दुर्जन, महाराज जब पूछेंगे बता दूंगा, सांच को आंच क्या। और दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है इस कहानी का पार्ट 1। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मजा तो अब आने वाला है। पार्ट 2 में आपको मिलेगा कहानी का रोमांचक मोड़। पार्ट 2 कल इसी समय इसी चैनल पर आएगा, जरूर देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, यानी कल बीत चुका है, तो पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, टॉप कमेंट में और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और साहित्य से जुड़े रहिए।